पिछले क्लास में हम लोग देखे थे न्यूटन के कर्णिका का सिद्धांत, न्यूटन कॉपर्सकुलर थ्योरी, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगेन्स प्रिंसिपल और तरंगाग्र वेव फ्रंट। इसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत पॉइंट पर विचार करेंगे और द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या और द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर ही प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या हम लोग करेंगे और साथ ही साथ समतल तरंगाग्र का परावर्तन और अपवर्तन पॉइंट पर भी विचार करेंगे एवं प्रकाशिक पथ जिसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। तरंगाग्र पॉइंट में हम लोग देखे थे कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती है तो माध्यम का वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करता है तरंगाग्र कहलाता है। इसी से संबंधित हाइगेन्स साहब बात को बताए और कुछ इसी से आगे पॉइंट्स को बताए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये तरंग स्रोत पिछली क्लास में भी बताए थे, ये तरंग स्रोत है जिसे हम लोग रे ऑप्टिक्स में प्रकाश स्रोत कहते थे। यहाँ हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग तरंग स्रोत वेव सोर्स कहेंगे। और हाइगेन्स साहब बताए थे कि ये पूरा माध्यम जो है ईथर पार्टिकल से भरा हुआ है, पूरा माध्यम ईथर पार्टिकल से, इस प्रकार से ईथर पार्टिकल है पूरा। और यहां से जब तरंगे चलती है, ये जब यहां से निकलती है तो तरंगे हर संभव दिशाओं में चलती है। इधर भी चलती है बराबर, इधर भी बराबर दूरी पर चलती है, इधर भी बराबर ही दूरी पर चलती है, इधर भी बराबर दूरी पर चलती है, चारों जगह बराबर बराबर दूरी पर ये चलती है इस प्रकार से। तो यहां पर अगर हम एक सर्किल बनाएं तो ये सारा सर्कल जो है, यहां पर जितने भी कण होंगे सभी का कंपन एक समान, ऑक्सीलेशन जो होगा सभी का एक समान होगा। तो इस प्रकार से ये जो हम लोग खींचे हैं ये पूरा कहला जाता है तरंगाग्र। अब इस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, ये रेखा जो है ये इसके संचरण की दिशा को बताती है कि इसी प्रकार से जो है ये आगे की ओर बढ़ेगी। इसे हम लोग अगर आगे की ओर बढ़ा दें तो आगे की ओर बढ़ेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ती जाएगी। अब फिर अगर हम लोग खींचे तो यहाँ पर इस प्रकार से ये तरंगाग्र हुआ, ये तरंगाग्र हुआ, ये तरंगाग्र हुआ, से गोल है इसलिए गोलीय तरंगाग्र, सब समान समान दूरी पर होगा और इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ती जाएगी। उन्होंने बताए थे कि इस यहाँ पर जो कण है ये सभी कण द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करता है। जैसे यहाँ पर से आए निकले तो यहाँ पर का कण जो है द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य किया, जिससे पुनः नई तरंग निकलती है जो द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। और द्वितीयक तरंगिकाएं भी जो है वो प्रकाश की चाल से आगे की ओर बढ़ती है। मान लो कि यहाँ पर से फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसके बीच में भी है लेकिन हम लोग यहाँ पे खींचे हुए हैं इस प्रकार से, इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी है। तो ये सब द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएगा, द्वितीयक तरंग स्रोत की भांति कार्य करेगा। और फिर यहाँ से नए तरंग प्रकाश की चाल से, जितना चाल से यहाँ बढ़ा था उतना ही चाल से आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा और इस प्रकार से ये तरंगाग्र का निर्माण करेगा, ये द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स कहलाया जाएगा। और इस प्रकार से तरंगे जो है आगे की ओर बढ़ते चली जाती है। ये उन्होंने सिद्धांत दिए जो हाइगेन्स के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के नाम से जाना गया। यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से तो हम लोग एक तरंग स्रोत के लिए फिगर, अगर मान लो कि तरंग स्रोत रहे और अपसरित हो रही है, तरंग स्रोत वेव सोर्स, अब यहां से तरंगे निकल रही है, अपसरित हो रही है। हाइगेन्स साहब एक बात और बताए थे, ये तो चारों दिशा में निकलती है लेकिन ये सिर्फ आगे की ओर लिए थे। जो चिल परिपाटी में हम लोग जानते हैं कि जो किरण का जो डायरेक्शन होता है बाएं से दाएं की ओर होता है, तो ये सिर्फ आगे के लिए थे। वो बताए थे कि जैसे मान लो ये तरंग स्रोत है, इससे जो तरंगे निकल रही है इस प्रकार से चल रही है, तो ये पीछे से मतलब नहीं रखे थे, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई चली जाती है। मीन्स बाएं से दाएं जैसे किरण जाती थी इसी प्रकार से ये किरण की डायरेक्शन में चलते चली जाती है
और फिर यहाँ पर का कण द्वितीयक स्रोत की भांति, फिर यहाँ पर का कण इस प्रकार से प्रकाश की चाल से कम नहीं होता जाता है, प्रकाश की चाल से आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कि हम यहाँ पर स्थित माध्यम के कण, अलग अलग कण पर विचार करते हैं। एक कण, दो कण, तीन कण, चार कण, 5 कण ले लिए हैं। 1 2 3 4 5। अब ये जो है ये द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करेगा। एक स्रोत तो यहां पर था, लेकिन ये जब कण पर आकर के जब ये सभी तरंगे जब पड़ी तो ये द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करेगा और यहां पर फिर एक नए तरंगाग्र का निर्माण होगा, क्योंकि बिंदुवत है तो एक नए तरंगाग्र का निर्माण होगा। इस प्रकार से सब एक नए तरंगाग्र का निर्माण करेगा, नए तरंगाग्र का निर्माण करेगा। 5 ले लेते हैं और इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, इस प्रकार से स्पर्श करता हुआ, इस प्रकार से इसके लिए देखिए ये गोल जैसा बना रहा है, गोल जैसा। फिर यहां पर ये द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य किया, द्वितीयक तरंगिकाएं, और यहां पर से वो पीछे से मतलब नहीं रखे, वो फिर आगे की ओर बढ़ते रहे और आगे की ओर जब ये गोलीय तरंगाग्र जब ये आगे की ओर बढ़ता चला गया आगे की ओर, तो यहाँ पर यही जो है ये समतल तरंगाग्र की तरह कार्य करने लगा, समतल दिखने लगा। फिर यहाँ पर का कण जो है वह द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करेगा। 1 2 3 4 और इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। इस बात को हम लोग लिख लेंगे पहले। हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, VBI S मतलब शॉर्ट टाइप में भी पूछ सकता है। VBI के ब्रैकेट में S लगा रहे तो समझ जाइएगा ये शॉर्ट टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेन्स ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत को प्रतिपादित किए, जिसे हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है कि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिए, तो याद रखिएगा द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हाइगेन्स नामक साइंटिस्ट ने, जो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, 1678 ईस्वी में दिए थे। फर्स्ट है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत से तरंगे उत्पन्न करता है तो उसके चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। जैसा कि बताए थे कि ये तरंग स्रोत से जब तरंगे उत्पन्न करता है तो चारों दिशाओं में जाती है इस प्रकार से, और ये यहाँ पर का जो कण है वो कंपित होने लगता है और माध्यम का वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करता है तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा है माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है, मानो कि ये तरंगाग्र यहाँ पे पहुंचा, तो माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है वहां पर स्थित प्रत्येक कण एक नया तरंग स्रोत बन जाता है। प्रत्येक कण एक नया, प्रत्येक पार्टिकल, प्रत्येक मॉलिक्यूल एक नया तरंग स्रोत बन जाता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में, फिर यहां से तरंगे निकलती है सभी दिशाओं में, चारों ओर फिर निकलती है इससे, और एक नया तरंग स्रोत इस प्रकार से इस प्रकार से बनाता है, इस प्रकार से गोल गोल, फिर आगे की ओर ये चलता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, और द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल जो होता है वह प्रकाश के चाल के बराबर होता है। और फिर इस पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, और इस प्रकार तरंगे आगे बढ़ती हुई चली जाती है। हम यहाँ पर फिगर में दर्शाए हैं, फिगर लिए हैं। ये एक तरंग स्रोत है, यहाँ पर से तरंगे चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ने पर 3 कण पर विचार किए हैं, 1 2 3 4 कण पर विचार किए हैं। यहाँ पर जब ये तरंगे पहुंचे तो ये द्वितीयक स्रोत की भांति, नए तरंग स्रोत की भांति ये कार्य किया है, नए तरंग स्रोत की भांति कार्य किया है, और हर संभव दिशाओं में प्रकाश जो है, तरंग जो है हर संभव दिशाओं में यहाँ पर से चली है। और इस प्रकार से जब यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचे हैं तो ये नए तरंगाग्र का निर्माण किया है, और इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ती चली गई है। हाइगेन्स साहब बताए थे कि ये जो तरंगे हैं, ये जो गोली तरंगाग्र बनाए, इससे पीछे से हमको मतलब नहीं है, मीन्स A1 B1 से ही मतलब है।
A2B2 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से आधे से रूप से ही वह आगे की ओर बढ़ती चली जाती है और जब दूरी पर जाती है तो यही तरंगाग्र जो है ये समतल की तरह दिखाई पड़ता है। यहाँ पर भी कण का नाम 1 2 3 4 देते हैं और इस प्रकार से A2B2 से मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब A1 और B1 से है। इस प्रकार से जो है ये तरंगे प्रकाश की चाल से आगे की ओर बढ़ते हुए चली जाती है। इस प्रकार से हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत पॉइंट आपका समाप्त हुआ। शॉर्ट टाइप में ये 3 पॉइंट को आप याद रखिएगा और इस फिगर को बना दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर ही प्रकाश के परावर्तन के नियम। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या लॉन्ग टाइप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या। क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से पूछ सकता है, पहले पूछता था, अब तो बस हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या। पहले पूछता था कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत को लिखें एवं इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत जो इसके पहले पॉइंट में बताए और उसके बाद फिर इसकी व्याख्या करना पड़ता था। अब क्वेश्चन जो पूछता है, जब पैटर्न चेंज हुआ तो फिर पूछता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या। तरंग सिद्धांत का अर्थ मतलब द्वितीयक तरंग सिद्धांत। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए फिगर, लैंग्वेज और कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। इसका परावर्तन का नियम है तो इसके लिए एक परावर्तक तल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम परावर्तक तल बनाते हैं। ध्यान से समझिए, फिगर ही मेन है। परावर्तक तल जेड डैश एक परावर्तक तल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस पर एक समतल तरंगाग्र किसी क्षण एट एनी टाइम एक प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र बताए थे। समतल तरंगाग्र के लिए बस एक रेखा ही हम लोग सामने खींचेंगे। इसके पहले की वीडियो में इस बात को हम बताए थे कि बस एक रेखा ही खींचेंगे क्योंकि वो हम लोग को आगे का ही पार्ट से दिखाई पड़ता है, बट ये प्लेन है। ए बी एक समतल तरंगाग्र है जो किसी क्षण जेड डैश को स्पर्श करता है और टी समय में, स्मॉल टी टाइम में बी पॉइंट का जो डिस्टर्बेंस है, विक्षोभ है, वह पहुंचता है सी पॉइंट पर। यहां पे हम लोग बोलेंगे सी पॉइंट, डिस्टर्बेंस सी पॉइंट पे पहुंचा। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, ये जब वहां पर से ये तरंगाग्र जब पहुंचा तो ये जब परावर्तक तल के ए बिंदु को स्पर्श किया तो ए बिंदु का जो कण है यह द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करेगा, सेकेंडरी सोर्स की भांति कार्य करेगा। फिर यहां पर से एक नई तरंग निकाय निकलेगी और प्रकाश की चाल से आगे की ओर बढ़ेगी। अब नई तरंग निकाय निकलेगी और प्रकाश की चाल से आगे की ओर बढ़ेगी। तो अगर ये परावर्तक तल नहीं होता तो इस कंडीशन में तो ये दूसरे माध्यम में आ जाती है, आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहां पर परावर्तक तल है, इसलिए यहां पर से ये इस माध्यम में ना करके फिर इसी माध्यम में ये वापस लौटेगी। और मान लेते हैं कि टी टाइम में तरंगाग्र की जो नई स्थिति होती है इस प्रकार से ई एफ जी, क्योंकि ये बिंदुवत स्रोत है। इस प्रकार से यहां से गोल रूप से आगे की ओर बढ़ते चला रहा है, बढ़ते चला जाएगा। और मान लीजिए कि टी टाइम के बाद प्रकाश की चाल से ही आगे की ओर बढ़ रही है और यहां पर से ये बढ़ने के लिए स्टार्ट की इस प्रकार से। लेकिन हाइगेंस साहब पीछे से मतलब नहीं रखे थे, आगे से ही मतलब रखे थे, क्योंकि रे जो है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन बाएं से दाएं को लेफ्ट टू राइट जाती है, तो पीछे से कोई मतलब नहीं रखे आगे। तो टी टाइम पर जो ये तरंगाग्र पहुंचा उसकी वो कल्पना की है कि मान लेते हैं टी टाइम में तरंगाग्र की नई स्थिति जो हो गई ई एफ जी हो गई। ए से एफ को हम लोग मिला देंगे। तो क्या करेंगे कि एफ से एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट सी पॉइंट पे खींच देंगे। स्पर्श रेखा मतलब इसको स्पर्श करता हुआ खींचा जाएगा। सी पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींचिए।
तो इसका अर्थ है कि चूंकि ये ए बी और ए एफ जो है आपस में बराबर है, क्योंकि टी टाइम में ही बी बिंदु का विक्षोभ सी बिंदु पर पहुंचता है, बी बिंदु का डिस्टर्बेंस जो है वो सी बिंदु पर पहुंचता है, और टी टाइम में ही जो है ए का जो विक्षोभ है वो एफ बिंदु पर मीन्स तरंगांग की नई स्थिति जो हो जाती है वो ई एफ जी हो जाती है टी टाइम में ही। तो इसका मतलब ये ए एफ बी सी आपस में बराबर होंगे, इसीलिए जो एफ सी जो होगा वह ए बी का परावर्तक तल होगा। एफ सी जो होगा ए बी का परावर्तक तल, ये आपका पूर्ण रूप से फिगर हो गया। फिगर को पुनः से हैं, एक परावर्तक तल जेड जेड डैश बना लिए, इस पर एक समतल तरंगाग्र टी टाइम से ही आपतित हो रही है, एक समतल तरंगाग्र आपतित हुई, किसी क्षण परावर्तक तल के ए बिंदु पर आई, और अगर परावर्तक तल ये नहीं होता तो यही तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ती, लेकिन परावर्तक तल है इसलिए इसको रिफ्लेक्ट करेगी, और टी टाइम में प्रकाश की चाल से ही तरंगाग्र की नई स्थिति जो हो गई ई एफ जी हो गई। तो टी टाइम में बी बिंदु का विक्षोभ सी बिंदु पर पहुंचा था, और टी टाइम में ही तरंगाग्र की नई स्थिति जो हो गई वह जो हो गई ई एफ जी हो गई। एक स्पर्श रेखा खींचे तो बी सी और ए बराबर होगा, उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि एफ सी जो होगा वह ए बी का परावर्तक तल होगा। अब अपने मन से यहां पर इसे क्या करना है, इस प्रकार से यहां पर से ये तरंगे यहां से बी बिंदु का विक्षोभ टी टाइम में इधर क्यों गया था, इस प्रकार से, क्योंकि बी बिंदु का विक्षोभ सी बिंदु पर पहुंचा था, यहां पर से इसे भी आगे की ओर बढ़ा देंगे। यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये स्पर्श रेखा ये भी 90 डिग्री, और ये कोण आपतन कोण आई देते हैं, क्योंकि परावर्तक तल है तो ये परावर्तन कोण हो जाएगा आर। फिगर आपका कंप्लीट हुआ। अब इसको लैंग्वेज में लिख लेंगे। मान लिया कि जेड जेड डैश एक परावर्तक तल है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी आपतित हो रही है, किसी क्षण ए बी का ए सिरा जो है जेड जेड डैश को स्पर्श करता है, और टी टाइम में ही बी बिंदु का डिस्टर्बेंस अर्थात विक्षोभ जो है मीन्स तरंग, विक्षोभ एक प्रकार तरंग होता है, विक्षोभ जो है वो सी बिंदु पर पहुंचता है टी टाइम में सी चाल से, प्रकाश की चाल से पहुंचता है। हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार ए बिंदु पर जो है ये ए बिंदु जो है द्वितीय स्रोत की भांति कार्य करता है, और परावर्तक तल होने के कारण से टी टाइम में तरंगाग्र की नई स्थिति जो होती है वह ई एफ जी होती है। अब हम एफ से एक स्पर्श रेखा सी बिंदु पे खींच दिए, और इस प्रकार से जो एफ सी जो होगा वह ए बी का परावर्तक तल होगा। इस बात को हम लोग लैंग्वेज में देख लेंगे। फिगर आप अच्छा से बनाइए। फिगर को हम लोग लिख लेते हैं। मान लिया कि जेड जेड डैश एक परावर्तक तल है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी आपतित हो रही है, टी समय में प्रकाश की चाल से बी बिंदु का विक्षोभ सी बिंदु पर पहुंचता है। फिगर में बताए थे आपको हाइगेंस की द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार ए बिंदु पर का जो कण होगा वह द्वितीय स्रोत की भांति कार्य करेगा, और टी समय में तरंगाग्र की नई स्थिति चाप ई एफ जी होगी। वो अगर परावर्तक तल नहीं होता तो नीचे की ओर जाता, जेड जेड डैश से नीचे चला जाता, लेकिन परावर्तक तल इसलिए वहां से जो होगी परावर्तित होगी, इस प्रकार से नई स्थिति जो हो जाएगी ई एफ जी होगी। बिंदु एफ से एक स्पर्श रेखा, बिंदु एफ से एक स्पर्श रेखा खींचा जो सी बिंदु पर मिलता है, फिगर में दिखाया है। ए बिंदु को एफ बिंदु से मिला दिए, अतः एफ सी जो होगा ए बी का परावर्तक तल होगा। ये एफ सी ए बी का परावर्तक तल होगा। पहले ऐसा लिख करके साबित करना पड़ता था, लेकिन अभी हम लोग सीधा लिख देते हैं कि एफ सी जो होगा ए बी का परावर्तक तल होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या के लिए हम लोग कैलकुलेशन पॉइंट पर चलेंगे। इसके लिए हमको पुनः अपने लिए फिगर बनाना पड़ेगा। बना रहे हैं एक बार पुनः। ये परावर्तक तल जेड जेड डैश
एक समतल तरंगाग्र ए बी आपतित हुई, टी समय में बी बिंदु का जो विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस जो है वो सी बिंदु पर पहुंचता है और हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार ए बिंदु पर का जो कण है यह द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करेगा और इसे नए तरंगाग्र निकलेगा और टी समय में तरंगाग्र की नई स्थिति जो जाती है वह ई एफ जी चाप आर्क के जैसा जाता है, ई एफ जी हो जाती है और एफ से हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच दिए, सी बिंदु पे आकर मिलती है, ए से एफ को मिला दिए। इस प्रकार से आपका ये फिगर हुआ। बताया था कि अपने मन से हम लोग को इस प्रकार से करना है। ये चूंकि बी से सी पर जा रही थी इसलिए इसे लोग आगे फिर बना करके एरो के निशान इस प्रकार से दे देंगे। यहाँ पर से ये ऐसे मिलाए थे, ऊपर की ओर इधर दे देंगे, इसको भेज देंगे, इस प्रकार से इसे देंगे। ये फिगर हम लोग का कंप्लीट हुआ। ये आपतन कोण आई आने वाली ये समतल तरंगाग्र आ रही थी, इस सतह और इसके बीच आपतन कोण, और एफ सी जो है वो ए बी का परावर्तक तल है, इसलिए ये हो गया परावर्तन कोण आर। अब क्या है कि यहां पर एफ सी, क्योंकि यहां से यहां तक एफ सी जो है परावर्तक तल है, टी समय में बी बिंदु का विक्षोभ सी बिंदु पर पहुंचे था, तो हम लोग इसको लिखेंगे बी सी, बी से सी, तथा टी समय में ही ए बिंदु का विक्षोभ जो है एफ बिंदु पर पहुंचा, तो बी सी इक्वल टू ए एफ इक्वल टू दूरी बी से सी तक की दूरी क्या होगी और ए से एफ तक की दूरी, क्योंकि ये भी प्रकाश की चाल से यहाँ पर पहुंचा है और ये भी प्रकाश की चाल से ही टी समय में पहुंचा है। तो उस स्थिति में क्या है कि दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय, तो चाल हो जाएगा सी और समय हो जाएगा टी। तो ए बी सी इक्वल टू ए एफ इक्वल टू सी इंटू टी, ये सी जो है प्रकाश की चाल है और टी जो है बी सी इक्वल टू ए एफ इक्वल टू सी इंटू टी। अब क्या है कि आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोण आई को हम लोग लिख सकते हैं बी ए सी, एंगल बी ए सी। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, इसको लिख सकते हैं एफ सी ए, क्योंकि ये परावर्तन कोण आ रहा है, कोण एफ सी ए। अब नाउ त्रिभुज बी ए सी में, यहां पे अगर हम 90 डिग्री तो लिख सकते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये आई है थीटा के स्थान पे, तो साइन आई इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि थीटा के पे आई है, साइन आई इक्वल टू, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। आप जानते हैं थीटा के सामने, जो थीटा के स्थान पे आई है, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब मींस परपेंडिकुलर कहते हैं और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो बीसी बटे हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू हो जाएगा बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज सी एफ, सी एफ ए में, त्रिभुज सी एफ ए में साइन आर इक्वल टू, क्योंकि ये आर है तो ये थीटा के सामने ये ए एफ लंब हो जाएगा, ए एफ, और कर्ण 90 डिग्री सामने ये कर्ण ए सी। हम लोग और करके लिखते हैं साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू, साइन आई का वैल्यू रखते हैं बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी, आर का वैल्यू ए एफ बटा एसी, ए एफ बटा एसी, और करके लिखते हैं कैलकुलेशन करते हैं बीसी बटा एसी और गुणे एसी बटा ए एफ, ये एसी से एसी को कैंसिल करते हैं और करके लिखते हैं साइन आई
साइन आर इक्वल टू बी सी अब बटा ए एफ, बी सी इक्वल टू ए एफ इक्वल टू सी इंटू टी, प्रकाश के चाल गुने समय दोनों का वैल्यू रखते हैं, सी इंटू टी अब बटा सी इंटू टी, और सी इंटू टी कैंसिल हो गया, तो और करके लिखते हैं साइन आई अब बटा साइन आर इक्वल टू एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और करके लिखते हैं साइन आई इक्वल टू साइन आर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आई इक्वल टू देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर मीन्स आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है। और आपतित किरण मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों सतह के एक ही बिंदु में है। इससे प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम की व्याख्या और आई बराबर आर जो है इससे प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम की व्याख्या। इस प्रकार से हाइगेंस के दूसरे सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या हो जाती है। इसको सही से आप लिख लीजिए। जूम कर लिख लेते हैं इस बात को। अतः आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों कागज के एक ही तल में रखकर उपयुक्त व्याख्या की गई है। इससे प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम की व्याख्या हो जाती है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर प्रूफ किए थे हम लोग। इससे प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम की व्याख्या हो जाती है। इस प्रकार से आपका पूरा हुआ हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या। अब हम लोग देखेंगे हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ये भी वीवीआई पॉइंट्स होता है लॉन्ग टाइप में। क्या है कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए, तो सिर्फ परावर्तन के नियम की व्याख्या हम लोग को कर देना है। एग्जाम में पूछता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अथवा और अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए, तो दोनों में से कोई एक ही करना है हम लोग को। परावर्तन ही ज्यादा पूछता है और दोनों एक ही जैसा है, बस आप ध्यान से देखिए, एक ही जैसा लगेगा, बस तरीका से जाइए। या फिर अपवर्तन भी देगा तो अपवर्तन को भी हम लोग कर लेंगे। एक को अच्छा से आप कंप्लीट कीजिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा का चेंज होता है, जहां पे चेंज होता है वहां पे आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान से समझिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक अपवर्तक पृष्ठ खींचते हैं, क्योंकि अपवर्तन के नियम की व्याख्या है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तक पृष्ठ जेड डैश, अपवर्तक पृष्ठ। सबसे पहले हम लोग अपवर्तक पृष्ठ खींच लिए जेड डैश। क्योंकि यह दो माध्यमों को अलग करता है अपवर्तक पृष्ठ, ये दो माध्यमों को अलग करता है, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं μ1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा μ2। क्योंकि दोनों माध्यम अलग अलग होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा। अब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल C1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होगा C2। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे मिटाएंगे, तो मिटा देते हैं, तो फिगर के बीच में ये आ जाएगा। अब क्या है कि एक समतल तरंगाग्र AB जो है ये अपवर्तक पृष्ठ पे आपतित हो रही है और किसी क्षण समतल तरंगाग्र AB का A सिरा जो है वह स्पर्श करता है अपवर्तक पृष्ठ को। यहाँ पे A दे, यहाँ पे B, ये समतल तरंगाग्र AB। टी टाइम में B बिंदु का जो वेव है वह C बिंदु पे पहुंचता है। C ले ली। हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस साहब बताए थे कि जैसे ही तरंगाग्र आएगा वहीं पे, तो वहां पर का जो बिंदु होगा, ये द्वितीयक, वहां का जो कण होगा ये द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करेगा। अब फिर यहाँ से नई तरंगिकाएं, नए तरंगाग्र का निर्माण होगा। और ये चूंकि अपवर्तक पृष्ठ है, परावर्तक था तो इधर परावर्तित हो गए थे, लेकिन अपवर्तक पृष्ठ है तो ये इस माध्यम में आएगी। और तीसरे में तरंगाग्र की नई स्थिति जो हो जाती है वो EFG, क्योंकि ये इस प्रकार से गोल गोल घूमेगी और तरंगाग्र की नई स्थिति हो जाएगी EFG।
एफ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं हम लोग, सी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचिए और ए से एफ को मिला दिए। टी टाइम में प्रकाश की चाल से, और इस माध्यम में प्रकाश की चाल हम लोग C1 लिए थे, तो B से C तक की जो दूरी हो जाएगी वो C1 इंटू टी हो जाएगी, क्योंकि टी टाइम में ही बी बिंदु का विक्षोभ सी बिंदु पे पहुंचा था और टी टाइम में ही ये तरंगाग्र की नई स्थिति जो हुई थी वो EFG हुई थी। बट इस माध्यम में प्रकाश की चाल C2 है, तो C2 चाल से टी टाइम नहीं लगा, जितना टाइम में यहाँ पे उतना ही टाइम में, बट यहाँ पर चाल C1 था, यहाँ पर चाल C2 था, तो A से F तक की जो दूरी हो जाएगी ये C2 इंटू टी हो जाएगी, C2 टी यहाँ पर C1 टी। ये आपका फिगर हुआ। अपने मन से इसको हम लोग इस प्रकार से इसी के अलोंग में इसी के ठीक सामने खींचना है हम लोग को, जिस डायरेक्शन में ये क्योंकि आगे की ओर बढ़ रही थी, ये आ रही है ऊपर से, इस प्रकार से हम लोग इसको इस प्रकार से खींचेंगे। यहाँ पे सामने नहीं हो रहा है तो सामने लेंगे, इस प्रकार से आपका ये फिगर। अब क्या है कि ये जो FC जो होगा वह AB का अपवर्तक तल होगा, FC जो होगा वो AB का अपवर्तक तल, ये आपतन कोण I और ये जो हो जाएगा अपवर्तन कोण R हो जाएगा। फिगर आप ध्यान से बनाइए और फिगर के बारे में हम लोग लिख लेंगे कि मान लिया कि Z डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। पहले माध्यम का वर्तनांक μ1 और दूसरे माध्यम का वर्तनांक μ2 है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल C1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल C2 है। एक समतल तरंगाग्र AB जो है आपतित हो रही है और किसी क्षण तरंगाग्र का A सिरा जो है वो Z डैश को स्पर्श करता है और T समय में C1 चाल से B बिंदु का विक्षोभ C बिंदु पर पहुंचता है और हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार से A बिंदु पर का जो कण है यह द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करता है और T समय में तरंगाग्र की नई स्थिति C2 चाल से तरंगाग्र की नई स्थिति जो है वो EFG चाप EFG हो जाती है। F से एक स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट 90 डिग्री खींच दिए और वह C बिंदु पर मिलती है। इस प्रकार से जो FC जो होगा वह AB का परावर्तक तल होगा। लैंग्वेज, मान लिया कि Z डैश एक अपवर्तक सतह है जो दो माध्यमों को अलग करता है। पहले माध्यम का वर्तनांक μ1 तथा इस माध्यम में जिसका वर्तनांक μ1 है उस माध्यम में प्रकाश की चाल C1 तथा दूसरे माध्यम का वर्तनांक μ2 तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है C2 है, जैसा कि फिगर में हम आपको बताए थे। माना कि एक समतल तरंगाग्र AB अपवर्तक सतह ZZ डैश पर आपतित होती है। T समय में B बिंदु का विक्षोभ C बिंदु पर, विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस मतलब तरंग C बिंदु पर पहुंचता है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार A बिंदु पर के माध्यम का कण जो होगा वह द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करेगा। माध्यम के लिए वो तो इथर कण लिए थे, यहाँ पर हम कण ही लिख रहे हैं। द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करेगा और T समय में तरंगाग्र की नई स्थिति चाप EFG होगी। फिगर में हम दर्शाए थे। A से F को मिला दिए, A से F को मिला दिए तथा F से एक स्पर्श रेखा C बिंदु पर खींचते हैं। FC AB का अपवर्तक तल होगा। उसके बाद फिर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे। अपवर्तन के नियम की व्याख्या, अपवर्तन के नियम की जानते हैं कि साइन I बटे साइन R, जो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है एक नियत राशि होता है जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इस बात को लाना पड़ेगा। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं ये तीनों कागज के एक ही तल में होते हैं, सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। इस बात को भी हम लोग को सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए हम फिगर पुनः बनाते हैं। अपने लिए कैलकुलेशन करने के लिए आप बना चुके हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। Z डैश अपवर्तक पृष्ठ लेंगे जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। पहले माध्यम का वर्तनांक μ1, इस माध्यम प्रकाश की चाल C1
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 और इसी प्रकार से चार्ज C2। एक समतल तरंगाग्र AB अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई और किसी क्षण ये AB का जो A सिरा है वो अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है और T समय में B बिंदु का जो विक्षोभ है वह C बिंदु पे पहुंच जाता है और हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार से A बिंदु पर का जो कण है यह द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करता है और तरंगाग्र की नई स्थिति हो जाती है, यह स्थिति हो जाती है। E F G, F से स्पर्श रेखा खींच देते हैं जो C बिंदु पर मिलती है और A से हम F को मिला देते हैं। इस प्रकार से फिगर पूरा हुआ। इसको हम लोग पीछे की ओर इस प्रकार से लेते हैं, यहाँ पर से इस प्रकार से यहाँ से आगे की ओर बढ़ा देते हैं। हम लोग देखते हैं चित्र से फ्रॉम फिगर। चित्र से ये तो आपतन कोण आई होगा, ये अपवर्तन कोण और वो क्योंकि ये अपवर्तक पृष्ठ होगा AB का। BC का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा C1 इंटू T, क्योंकि इस माध्यम प्रकाश की चाल C1 और T समय में यहाँ पे पहुंचता था C बिंदु पे। तो BC इक्वल टू होगा C1 इंटू T तथा AF इक्वल टू, उस फिगर में भी हम लोग किए थे BC का ही मान निकाले थे और AF, बट उसमें क्या था कि प्रकाश की चाल समान था क्योंकि दोनों एक ही मीडियम में था। तो C इंटू T हो गया था, बट इसमें प्रकाश की चाल अलग है और इस मीडियम में प्रकाश की चाल अलग है, इसलिए BC इक्वल टू C1 इंटू 2 और AF इक्वल टू हो जाएगा C2 इंटू T, क्योंकि T समय में ही A बिंदु का जो विक्षोभ की जो नई स्थिति हो जाती है, तरंगाग्र की नई स्थिति हो जाती है, वो EFG हो जाती है। उसमें भी लेकिन हम लोग BC और AF ही निकाले थे, इसमें भी BC और AF, बट कंडीशन के अनुसार से C1 इंटू T और C2 इंटू T हुआ। नाउ आपतन कोण I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAC। आपतन कोण I इक्वल टू BAC, देखिए BAC अपवर्तन कोण, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल अपवर्तन कोण के लिए FCA, एंगल FCA। अब नाउ ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC में साइन I इक्वल टू, पिछले फिगर में भी हम लोग निकाले प्रकाश के परावर्तन में, साइन I इक्वल टू BC बटे AC तथा त्रिभुज AFC में साइन R इक्वल टू साइन R, ये 90 डिग्री, AF लंब बाय कर्व AC, और करके हम लोग लिखते हैं साइन I बाय साइन R। तो साइन I का वैल्यू दे देते हैं BC बाई AC बाई AF बाई AC और BC बाई AC गुने AC बाई AF, ये AC से AC को कैंसिल करते हैं और करके लिखते हैं साइन I बाई साइन R इक्वल टू BC बाई AF, BC इक्वल टू C1T और AF इक्वल टू C2T, C1T अपवर्तन C2T, ये T से T कैंसिल हो जाएगा और करके लिखेंगे साइन I बाई साइन R इक्वल टू C1 बाई C2। और याद कीजिए आपको बताए थे प्रकाश के चाल के पदों में अपवर्तनांक का फॉर्मूला ऑफ
स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोल सकते हैं फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो 1 म्यू 2 इक्वल टू C1 बाई C2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तो C1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल C2, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पहले माध्यम की सापेक्ष C1 बाई C2। अब C1 बाई C2 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 1 म्यू 2, therefore 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन I बाई साइन R। दिस इज स्नेल लॉ, यही स्नेल का नियम है, स्नेल्स लॉ, यह स्नेल का नियम है। इस प्रकार से आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों जो है कागज के एक ही तल में है। इसे प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम की व्याख्या हो जाती है, और आपतन कोण की J और अपवर्तन कोण की J का अनुपात एक नियत राशि होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इससे दूसरे नियम की व्याख्या हो जाती है। इस प्रकार से हाइगेंस साहब अपने द्वितीय सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या किए। 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, ध्यान से इसको देखिए। अतः आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों को कागज के एक ही तल में रखकर उपयुक्त व्याख्या की गई है। इसे प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम की व्याख्या हो जाती है। आपतन कोण की J मीन साइन I तथा अपवर्तन कोण की J मीन साइन R का अनुपात एक नियत राशि, मतलब कांस्टेंट 1 म्यू 2, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम की व्याख्या हो जाती है। इस प्रकार से हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के नियम की व्याख्या की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार के एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और यही दोनों पॉइंट जो है लगातार 4-5 साल लगातार एग्जाम में पूछा है। आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत ही हम इजी तरीके से इसे किए हैं। आपके पास बुक हो तो बुक को भी पढ़िएगा, बुक से भी समझने का प्रयास कीजिएगा, और एक बार नहीं बार बार इसे देखिए और समझिए, ऐसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे कि समतल तरंगाग्र का या तरंगाग्र का परावर्तन और अपवर्तन पॉइंट पर विचार करेंगे। तरंगाग्र का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। अवतल दर्पण पर आपतित समतल तरंगाग्र, एक समतल तरंगाग्र ए भी है जो अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। समतल तरंगाग्र का मतलब समानांतर किरणें, और आप जानते हैं कि जब समानांतर किरणें दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस पर एक बिंदु पर जाकर के मिलती है। ये समतल तरंगाग्र। यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किरणें समानांतर हो तो तरंगाग्र की आकृति कैसी होगी। तो अगर किरण समानांतर होगी तो तरंगाग्र की जो आकृति होगी वह समतल होगी, और इस प्रकार से समतल तरंगाग्र जब आपतित होगी तो एक बिंदु पर मिलेगी। और जब बिंदुवत स्रोत होता है तो आप जानते हैं कि जो तरंगाग्र होता है वह गोलीय होता है, तो ए भी तरंगाग्र की आकृति जो होगी वह गोलीय होगी। इस स्थिति में परावर्तित तरंगाग्र की प्रकृति अभिसारी, गोलीय मतलब उत्तल के जैसा, मीन्स अभिसारी, क्योंकि एक बिंदु पर मिल रही है, अभिसारी। अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि अवतल दर्पण पर आपतित गोलीय तरंगाग्र, अगर गोलीय तरंगाग्र इस पर आपतित होगा, मीन्स अगर हम लोग देखे थे कि अगर फोकस से होकर के प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर रहती है, और समानांतर जब परावर्तित होगी तो समतल तरंगाग्र का निर्माण होगा। तो यहाँ पर से ये किरणें जा रही है मतलब गोलीय तरंगाग्र है, और जब आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात वो समानांतर हो गई, और जब समानांतर हुई गोलीय तरंगाग्र, ये समतल तरंगाग्र का निर्माण हुआ। ये भी आपतित हुई तरंगाग्र, और परावर्तित तरंगाग्र जो होगी वह समतल होगी, ए डैश बी डैश। इस स्थिति में परावर्तित तरंगाग्र की प्रकृति समतल होगी। 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि यदि समतल तरंगाग्र, अगर समतल तरंगाग्र जो है अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो तरंगाग्र की प्रकृति क्या होगी। तो तरंगाग्र की प्रकृति अभिसारी या गोलीय होगी। अगर गोलीय तरंगाग्र अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो तरंगाग्र की प्रकृति क्या होगी। अगर गोलीय तरंगाग्र आपतित होगी तो तरंगाग्र की जो प्रकृति होगी वह समतल होगी। या फिर 2 नंबर में पूछ सकता है कि अवतल दर्पण पर गोलीय तरंगाग्र आपतित हो रही है
तो उसकी प्रकृति क्या होगी, उसके लिए किरण आरेख बनाइए, तो किरण आरेख बना दीजिएगा। 2 नंबर में ये बात भी पूछ सकता है कि यदि अवतल दर्पण पर समतल तरंगाग्र आपतित हो रही है तो तरंगाग्र की प्रकृति क्या होगी, किरण आरेख के द्वारा दिखा दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यदि समतल तरंगाग्र कोई प्रिज्म पर आपतित हो रही है तो अपवर्तित तरंगाग्र कैसा होगा। तीसरा है प्रिज्म से समतल तरंगाग्र का अपवर्तन। PQR एक प्रिज्म है, इस पर समतल तरंगाग्र को आपतित करा गया है, तो अपवर्तित तरंगाग्र भी समतल ही होगा, A डैश B डैश। इस स्थिति में अपवर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश समतल ही होगा। चौथा है उत्तल लेंस पर आपतित समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र को उत्तल लेंस पर आपतित कराया गया है। जरा सोचिए, समतल तरंगाग्र का मतलब समानांतर किरणें, और जब उत्तल लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, और जब बिंदु पर जाकर के मिलेगी तो उस कंडीशन में गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आपतित हुई, एक बिंदु पर जाकर के मिल रही है, उस कंडीशन में जो अपवर्तित तरंगाग्र होगी वह गोलीय होगी, अर्थात अभिसारी हम लोग बोल सकते हैं। इस स्थिति में गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होगा। A डैश B डैश जो होगा प्रकाशिक पथ, ऑप्टिकल पाथ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा है एग्जाम में कि यदि T मोटाई का, स्मॉल t मोटाई का कोई कांच है जिसका अपवर्तनांक म्यू है, तो उसमें जब प्रकाश प्रवेश करती है तो उसके पथ की लंबाई क्या होगी। तो इसी पॉइंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। हम लोग इसमें जो दूरी लिए हुए हैं वो d लिए हुए हैं, उसमें t लिए हुए हैं। तरंग सिद्धांत के अनुसार म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला होता है Cm बराबर C बटा म्यू, क्योंकि म्यू बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं C बटा Cm। ये निर्वात में प्रकाश की चाल या हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। Cm को इधर भेज दी तो Cm बराबर होगा C बटा म्यू। इस माध्यम में प्रकाश को d दूरी तय करने में, d के स्थान पर t रह सकता है, d दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हम लोग d लिए हुए हैं, तो d, चाल उस माध्यम में Cm है तो d बटे Cm, t बराबर d, और Cm का वैल्यू यहां से म्यू, C बाई म्यू। तो ये C बाई म्यू रखे तो ये म्यू ऊपर चला गया, तो म्यू इंटू डी बाई सी। इतने ही समय में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो निर्वात में प्रकाश की चाल C और समय t, क्योंकि t समय में ही चला था, टाइम हम लोग t लिए हुए थे, तो इतने ही समय में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, ये माध्यम था, निर्वात में तय की गई दूरी की जगह चाल गुने समय, तो C इंटू टी। C और समय का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर निकाले हैं म्यू डी बाई सी, तो यहाँ पर रख दिए म्यू डी बाई सी, ये C से C हम लोग कैंसिल किए, तो म्यू इंटू डी, यही म्यू इंटू डी जो है ना, ये प्रकाशिक पथ कहलाता है। अतः प्रकाश जितने समय में म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में डी दूरी तय करेगा, उतने ही समय में निर्वात में म्यू इंटू डी दूरी तय करेगा। जितने समय में डी दूरी तय करेगा उतने ही समय में निर्वात में म्यू इंटू डी दूरी तय करेगा। अब म्यू इंटू डी को ही प्रकाशिक पथ कहते हैं। इसके साथ आपका तरंग सिद्धांत चैप्टर समाप्त हुआ। तरंग प्रकाशिकी का एक चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब इसके बाद इस चैप्टर में तो न्यूमेरिकल्स है नहीं, क्योंकि चैप्टर में फॉर्मूला है ही नहीं, पीछे का ही फॉर्मूला है। तो न्यूमेरिकल्स फिर भी एक एग्जांपल जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछता है, देते हैं, उसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। और 1 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन देते हैं इसी चैप्टर के आधार पर, उसे बनाइए और उसका आंसर आप कमेंट में लिख करके हमको बताइए। न्यूमेरिकल एक वर्णीय प्रकाश के लिए वायु में तरंग है 6000 एंगस्ट्रॉम है, इसी प्रकाश की तरंग है पानी में 45 एंगस्ट्रॉम है। तो ज्ञात कीजिए प्रकाश की आवृत्ति और पानी में प्रकाश की चाल। प्रकाश की आवृत्ति और पानी में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की आवृत्ति तो चाहे एक माध्यम में चाहे दूसरे माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला पर क्योंकि C बराबर फॉर्मूला होता है न्यू लेमडा, चाहे आप लेमडा वायु का तरंग रख दीजिए या पानी का तरंग दीजिए, बात एक ही होगा। यहाँ पर लेमडा एक कर देते हैं। आपको निकालना है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तो न्यू बराबर C बाई लेमडा एक। और ये हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁻⁸। लेमडा ए का वैल्यू आप रख दीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम। आपके क्वेश्चन में लेमडा ए बराबर दिया हुआ है
6000 एंगस्ट्रम, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल लेमडा डब्ल्यू 4500 एंगस्ट्रम। तो यहां पर हम लोग 6000, एक एंगस्ट्रम इक्वल टू आप जानते हैं कि 10 पर पावर -10 मीटर होता है, तो -10 मीटर रख दिए। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर होगा हर्ट्ज में। सेकेंड कहता है पानी में प्रकाश की चाल निकालिए। पानी में प्रकाश की चाल निकालिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आप जानते हैं म्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/cm। वाटर के लिए यहां पर W कर सकते हैं, एंड म्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है लेमडा बाई लेमडा डब्ल्यू। ये दोनों जब इक्वल है LHS तो RHS इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस C/cw इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा डब्ल्यू। ये C को आप A लगा सकते हो, A लगा सकते हो, नहीं है तो भी एयर है। अब आपको निकालना है क्या, पानी में प्रकाश की चाल CW इक्वल टू वाट। तो CW को हम लोग रखते हैं, बाकी को बराबर की साइड भेजते हैं और करके लिखते हैं 1/CW इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा डब्ल्यू इंटू C। इसको प्लस देते हैं तो CW इक्वल हो जाएगा लेमडा डब्ल्यू इंटू C बाई लेमडा। लेमडा डब्ल्यू का वैल्यू रखते हैं, लेमडा डब्ल्यू को 4500 दिया हुआ है, एंगस्ट्रम 4500, एंगस्ट्रम का वैल्यू 10 पर पावर -10 दे देते हैं, और C का वैल्यू प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। अब बाई लेमडा वायु में प्रकाश की चाल 6000 एंगस्ट्रम है, वैल्यू रख देते हैं -10, 10 पर -10 कैंसिल, 20 कैंसिल, और कैंसिल करके जो आएगा वो आपका मीटर पर सेकेंड में आपका आंसर होगा। बनाने का प्रयास कीजिएगा, आंसर को कमेंट में जरूर बताइए हमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ है, इसे प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट्स में लिख करके भेजिए। प्रकाश के कण का सिद्धांत के प्रतिपादक थे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हाइगेन्स, न्यूटन, फ्रेनेल, मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। बी में ऑप्शन है वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, सी में वायु तथा जल दोनों में समान होता है, और डी में जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है यांत्रिक अनुदैर्घ्य, यांत्रिक अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक गोलीय। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी फ्रेनेल ने, न्यूटन ने, हाइगेन्स ने, मैक्सवेल ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब गोलीय तरंगाग्र अवतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित तरंगाग्र होगा अभिसारी, अपसारी, समतल, समतल गोलीय। जब समतल तरंगाग्र प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तित तरंगाग्र होगा गोलीय, अपसारी, समतल, नॉन ऑफ दिस। इस सबको आप बनाइए। अगर आप ध्यान से अगर आप क्लास वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर बनेगा, नहीं तो फिर एक बार सुनिए तो पुनः इसका आंसर आएगा, और आंसर करने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइए। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, प्रकाश के व्यतिकरण पॉइंट में।